Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am Vivek Johri, your physics teacher. Now we will start lecture number 4 about electricity. Electricity में अभी तक जो टॉपिक लास्ट कवर किया था वो पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस किया था। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर कहीं मेंटेन करना है तो हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी। इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी की जरूरत पड़ेगी। अब पहले लिख रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है, क्या होता है। वैसे अगर अपने आप बुक में देखेंगे तो लिखा होगा इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये लिख भी सकते हैं पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी डेफिनेशन। लेकिन मेरे हिसाब से सोलर सेल भी होते हैं। अब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ सेल के हिसाब से डेफिनेशन दी, लेकिन क्लास 10th में कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी डेफिनेशन लिखेंगे ठीक होगी, बिल्कुल सही। तो इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक और डेफिनेशन दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी is a device which provides electrical energy to maintain the flow of charge in the circuit। यानी जो मैंने डेफिनेशन दी, मैंने कहा इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराती है। किस पर्पस के लिए? टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये एनर्जी कौन सी एनर्जी से कन्वर्ट हुई, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोलर एनर्जी से आ रहा है या केमिकल से आ रहा है या कोई और टाइप की एनर्जी से हमें ये एनर्जी मिल रही है। तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज। यहां पर मैंने दो शब्द का यूज किया, पहला वर्ड इलेक्ट्रिक सेल और दूसरा बैटरी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। अगर आप 2, 4, 6 सेल को कनेक्ट कर लेते हैं और आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स उसे बनाते हैं तो वो बैटरी कहलाएगी। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। अब इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ऐसे बनाएंगे, इस बड़ी वाली लाइन पर प्लस, ये माइनस। बैटरी अगर मैं आपको दिखाऊं, बैटरी और इस तरीके से ही आपकी बुक में हो सकती है। प्लस इसका हाइयर पोटेंशियल टर्मिनल है, हाइयर पोटेंशियल टर्मिनल कहें या हाइयर पोटेंशियल कनेक्शन कहें, और नेगेटिव इसका लोअर टर्मिनल पोटेंशियल है। इसका पॉजिटिव हाइयर पोटेंशियल टर्मिनल है और नेगेटिव लोअर पोटेंशियल टर्मिनल है। जो कम पोटेंशियल पे होगा वो लोअर पोटेंशियल टर्मिनल कहलाएगा, जो हाइयर पे होगा तो एक को जनरली हम प्लस लिखते हैं और दूसरे को माइनस से दिखाते हैं। हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा, +5 वोल्ट -5 वोल्ट, आप सीधे बता देंगे कि ये हाइयर पोटेंशियल पॉइंट है और ये लोअर पोटेंशियल है। अब एक दूसरा पूछ रहा हूं, 0 वोल्ट -3 वोल्ट।
ध्यान रखिएगा 0 वोल्ट हाइयर हुआ कंपेयर टू -3 वोल्ट। ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट हुआ, ये हाइयर हुआ। -3 वोल्ट -9 वोल्ट, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो -3 वोल्ट हाइयर पोटेंशियल टर्मिनल हुआ और -9 वोल्ट लोअर। जितनी आप नेगेटिव वैल्यू की तरफ बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब आप लोअर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। 0 वोल्ट पॉजिटिव वैल्यू के कंपेयर में लोअर पोटेंशियल कहलाएगा और वही 0 वोल्ट नेगेटिव पोटेंशियल की टर्म में हाइयर पोटेंशियल कहलाएगा। और मैंने लेक्चर नंबर 3 में यह भी बताया था आपको कि अगर आप अर्थ का पोटेंशियल की बात करेंगे 0 माना जाएगा। और अर्थिंग कनेक्शन को दिखाते कैसे हैं, मैं दिखा रहा हूं आपको। अगर ये ए पॉइंट अर्थ के साथ कनेक्ट करना है तो इस तरीके से दिखा दीजिए। ये ए पॉइंट क्या किया गया है, अर्थ। और हम आपसे पूछें कि ए का पोटेंशियल कितना है तो 0 आप लिख सकते हैं। बहुत पॉइंट टू पॉइंट इस बात को समझिए कि सर क्या कहना चाहते हैं। अब एक चीज और लिख रहे हैं। मान लिए एक सेल का टर्मिनल है प्लस माइनस और इसका वोल्टेज है 3 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच कोई भी डिवाइस लाइक बल्ब या कुछ भी कनेक्ट करेंगे, उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो 3 वोल्ट है। अब हम जानते हैं 3 का मतलब 9 - 6 भी होता है, 3 का मतलब 10 - 7 भी होता है, 3 वोल्ट का मतलब 5 वोल्ट -2 वोल्ट भी होता है, 3 वोल्ट का मतलब 3 वोल्ट -0 वोल्ट भी होता है। फिलहाल इस सेल के ए और बी के साथ जो भी डिवाइस आप कनेक्ट करोगे, लाइक बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो इस पर वोल्टेज कितना है, यानी पोटेंशियल वोल्टेज। एक शॉर्ट वर्ड यूज कर ले रहा हूं, वोल्टेज, आप दिमाग में रखिए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहां पर बल्ब पर कितना है पोटेंशियल? 3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 3 वोल्ट। तो यह बात आपको समझ में आने चाहिए। अब एक चीज और यहां पर बात आती है, व्हाट इज द रोल ऑफ बैटरी और सेल व्हेन वी यूज इन द सर्किट। जब हम किसी सर्किट में बैटरी या सेल का यूज करते हैं तो उसका रोल क्या है? द रोल ऑफ बैटरी और सेल is to maintain constant potential difference continuously across the device which is connect with that cell। यानी कि जिस सेल के अक्रॉस आप जो डिवाइस कनेक्ट करोगे उस पर वो लगातार एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश करके रखे। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है तो अभी भी 3 वोल्ट होना चाहिए और 1 मिनट बाद भी 3 वोल्ट होना चाहिए इन आइडियल वे। आइडियल वे का शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं? सेल को लगातार आप यूज करेंगे तो एक फाइनली जाकर वो डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है वोल्टेज कम होता जाएगा, इसलिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया आइडियल वे। तो व्हाट इज द रोल ऑफ सेल, इलेक्ट्रिक सेल? The role of electric cell to maintain the constant potential difference across the device which is connect with that cell। ये इसका रोल हुआ। अब इस रोल का क्या मतलब निकलता है उसको समझते हैं। अगर हम यहां पर एक कंडक्टर लें,
ये वायर समझ लिए, बोले सर इतना मोटा वायर ही नहीं होता, इसे आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो आपको इतना मोटा दिखाई दे रहा है, यह समझ लीजिए इतना मोटा है, ये कंडक्टर है। और मैंने पहले भी कहा था अगर मैं कंडक्टर शब्द का इस्तेमाल करूं तो दिमाग में चाहूं तो मेटल वर्ड स्ट्राइक कर सकता है। और हम एक सेल कनेक्ट कर देते हैं, एक हमने सेल कनेक्ट कर दिया, इसका ये हाइयर है, इसका ये लोअर पोटेंशियल है, तो आप कह सकते हो इसका कंडक्टर का जो ए कनेक्शन है वो पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है यानी हाइयर से, और इसका जो बी कनेक्शन है वो कैसे कनेक्ट है, लोअर से। और सेल का जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस कंडक्टर पर अप्लाई होगा। यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। यूनिट चार्ज को B से A तक शिफ्ट कराने में या फ्लो मेंटेन रखने में वर्क डन, यूनिट चार्ज को Q को लाओगे W वर्क होगा तो W/Q से निकलेगा इस V की वैल्यू। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन बताया होगा, E = V/L। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, V पोटेंशियल डिफरेंस है और L इस कंडक्टर की लेंथ है। बात को समझिएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस लगते ही इस मेटल कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जिसका डायरेक्शन मेरी रिक्वेस्ट है, यहां पर बात कर रहा हूं, अगर आप मेरे पुराने लेक्चर कंटिन्यू से देखोगे तो सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट है, मेरी बात अगर सुन रहे हो तो आप पूरा लेक्चर सुनिएगा, बहुत चीजें आपको समझ में आएंगी जो डायरेक्ट बुक से नहीं आ पाएंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी एक एक बात को आप समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका डायरेक्शन होगा हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये होगा डायरेक्शन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब मेटल्स में फिर आप पुराने लेक्चर पे आइए, चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, उनका नाम क्या होता है। तो मेटल्स में चार्ज कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। याद आया स्टूडेंट्स कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। इन मेटल्स द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कैन लीव द एटम इजली बाय यूजिंग थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर एंड देन इट इज फ्री टू मूव एनीवेयर थ्रू आउट द कंडक्टर in random motion. These electrons are called free electron, which are responsible for conduction in metals. Metals में कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल सभी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बाकी तो बंधे रहते हैं, बाउंड रहते हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से। बस केवल यही इलेक्ट्रॉन जो एटम से अलग होते हैं वही कंडक्शन का काम करते हैं और यही चार्ज कैरियर है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। कितना होता है, -1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक, एक और पॉइंट बताया था। अब इलेक्ट्रॉन है कौन से, ये ई बना रहा हूं, माइनस इलेक्ट्रॉन है, ये घूमने के लिए फ्री है, इन पर एक फोर्स लगेगा तो वो फोर्स कौन होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसी फोर्स के डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर देंगे। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, चूंकि ये नेगेटिव है, इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा।
ये भी पॉइंट बताया है प्रीवियस लेक्चर में, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने एक अलग हटकर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसमें आपको ये बताया गया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, जिसे कहते हैं टेस्टिंग चार्ज पार्टिकल, कोई निगेटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा है तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट टू द फील्ड होता है। अब फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगा। अब मूव करेगा तो इसकी स्पीड लगातार नहीं बढ़ेगी, कंटिन्यूअस नहीं बढ़ेगी। इसके अंदर होंगे पॉजिटिव आयंस, काय में, मेटल्स में। बोले सर पॉजिटिव आयंस क्यों होंगे? अरे भाई ये उन्हीं एटम्स से आया है। जब एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो बचा हुआ हिस्सा क्या बनेगा? पॉजिटिव आयन। और वो फिक्स्ड है, वो कहीं नहीं मूव कर सकते। तो उसमें जिन से एटम से ये फ्री इलेक्ट्रॉन आउट हुए हैं वो एटम कन्वर्ट हो गए होंगे पॉजिटिव आयंस में। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज हुई, लेकिन इट विल कोलाइड विद द पॉजिटिव आयन, यानी पॉजिटिव आयन से टकरा गया, कोई बात नहीं। अब वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, लेकिन फोर्स लग रहा है। फिर वो उसकी स्पीड बढ़ी, फिर टकरा गया, तो उसका टोटल एवरेज मोशन कैसा आएगा? देखिएगा, ऐसा आएगा। खिसकना, इसे कहते हैं ड्रिफ्टिंग। आप खिसक रहे हो, जैसे आप देखते हैं कि किसी आप क्लासरूम में अपने बैठते हैं, भाई एक बेंच पे 4 बच्चे बैठ सकते हैं, 2 ही बैठे हैं, 3 बैठे हैं, एक और आ गया तो सब खिसके, फिर जगह हुई, वो बैठ गया। तो खिसकने को कहते हैं ड्रिफ्टिंग। तो इट विल ड्रिफ्ट ऑपोजिट टू द फील्ड विद सम एवरेज वेलोसिटी। सच एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आप चाहें तो एक हेडिंग बड़ी एक्स्ट्रा में है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एनसीईआरटी में मुश्किल से चीजें मिलेंगी आपको, क्योंकि आपको मैं 1 ग्रेड अपर लेवल यहां पर टीचिंग कर रहा हूं आपके लिए, कि आप आगे जाने से पहले कुछ बातें आपको पहले ही मालूम हो, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये आप एक बार फिर क्लास 12th में एनालाइज करेंगे ये सब चीजें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हाउ विल यू डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी? डेफिनेशन सुनिएगा। When we connect cell or battery across the conductor, then its free electron begin to move. Then free electrons begin to move with some average velocity in the opposite direction of applied field. Such average velocity is called drift velocity and it is order denotion जरूरत पड़ेगी नहीं, फिलहाल मैं दिखा रहा हूं VD, and its value is 10 to the power minus 3 meter per second to 10 to the power minus 4 meter per second। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम कोई सेल और बैटरी किसी कंडक्टर पर कनेक्ट करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। इस एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। व्हेन वी कनेक्ट अ सेल और बैटरी अक्रॉस द कंडक्टर, देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू मूव with some average velocity in the opposite direction to the applied field. Such average velocity is called drift velocity. Its value is 10 to the power minus 3 meter per second to 10 to the power minus 4 meter per second। तो यहाँ कई पॉइंट निकल के आए होंगे कि जब आप सेल को कनेक्ट, सेल का रोल क्या है, सेल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं, शब्दों पे जरा, फ्री इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, करंट
अब इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव कर रहे हैं, तो करंट इधर मूव करेगी, उल्टा नेगेटिव है, इसलिए करंट कैसे मूव करेगी। अब आप जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक और पॉइंट है, आउटसाइड द सेल डायरेक्शन ऑफ करंट को नोटिस करिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब आपको डायरेक्शन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ए और बी दो पॉइंट हैं, इसमें कौन सा पॉइंट हाइयर पोटेंशियल पर है, तो मैंने पहले भी बताया था कि करंट फ्लोज हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉइंट शायद क्लियर हो गया होगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर शायद अगर आपको आ भी रही हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा और अपनी कॉपी में मेरे सेंटेंस का एक एक पॉइंट नोट करिएगा। फिर आप देखिएगा कि आपके जो नियर बाई स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th में, उनमें और आपकी नॉलेज में क्या डिफरेंस आ रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भाई, एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक सेल की बात खत्म हुई, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने आउटसाइड द सेल तो करंट का डायरेक्शन बताया, इनसाइड नहीं बताया। इनसाइड आएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, इनसाइड। अब इनसाइड हमारे यूज का है नहीं, इसे हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे कि इनसाइड क्या बात आ रही है। आपका 10th लेवल पर इनसाइड कोई अभी फिलहाल बात नहीं होगी, इसलिए बात यहीं पर ख़त्म करते हैं, नहीं तो फिर टॉपिक अलग हट जाएगा। और अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसको समझिए आप, रेजिस्टेंस वर्ड अगर यूज हो इलेक्ट्रिसिटी में तो आप उसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मानिए। रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस is the property of a material by virtue of which it produces hindrance in flow of charge। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो चार्ज के फ्लो में हिंड्रेंस, रुकावट ऑफर करता है या प्रोड्यूस करता है। जैसे एग्जाम्पल, अब एक बहुत ज़्यादा क्राउड है रोड पर और आप भागना चाहें तो आपके वो क्राउड आपके मोशन को बार बार रोकेगा। तो क्राउड क्या कर रहा है, एक रुकावट दे रहा है। तो इसमें क्राउड जो प्रॉपर्टी ऑफर कर रहा है वो रेजिस्टेंस समझ सकते हैं, और आप जो मूव करना चाह रहे थे अपने आप को चार्ज कैरियर समझ सकते हैं। ठीक हो गई बात। अब यहां पर फिर से बोलता हूं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस is the property of a material by virtue of which it produces hindrance in flow of charge। आगे भी बढ़ाओ, and it is measured, अब नापोगे कैसे, मेजर कैसे करोगे, and it is measured as the ratio of potential difference to the current flows through it। It is denoted by capital R and its unit is
वोल्ट अपॉन एम्पियर, दैट इज कॉल्ड ओम। तो आप फिर से सुनिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस of a material is the property by virtue of which it produces hindrance in flow of charge, and it is measured as the ratio of potential difference to the current flows through it. R is equal to V, पोटेंशियल डिफरेंस है वही V लिख लीजिएगा, और I क्या, करंट। V की यूनिट वोल्ट, I की यूनिट एम्पियर, इट इज कॉल्ड ओम। सिंबल ध्यान से देखिएगा, ऐसे OHM, O स्मॉल HM, ओम। पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो, करंट मालूम हो, तो रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। अब यहां पर एक बात समझने की है, दिस इज द वे टू फाइंड आर। रेजिस्टेंस फाइंड करने का ये एक मेथड है, बट रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इज। लेकिन आर ना तो V पर डिपेंड करता है और ना ही I पर डिपेंड करता है। मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो I भी डबल हो जाएगी, लेकिन R की वैल्यू वहीं रहेगी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस V था और रेजिस्टेंस था R, पोटेंशियल डिफरेंस को 2V कर दिया गया, यानी ट्वाइस कर दिया गया, न्यू रेजिस्टेंस, इट आंसर विल बी इट बिकम्स R. Reason, the resistance does not depend on the value of potential difference. क्वांटिटी कैसी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां पर एक डेफिनेशन आपको 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस, ये एक डेफिनेशन आप यहां पर अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में ये ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करोगे? मैंने आपसे पहले भी कहा था, फार्मूले से ही एक लाइन की डेफिनेशन, एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस की डेफिनेशन फाइंड कर लो। देखो, V 1 वोल्ट अगर है इफ, और करंट, देन करंट 1, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट की वैल्यू भी कितनी है, 1 एम्पियर, तो R कितना आएगा, 1 ओम। R इज इक्वल टू V अपॉन I, दिस इज 1 वोल्ट, दिस इज 1 एम्पियर, आंसर इज 1 ओम। यहां से डेफिनेशन निकाल लो। डेफिनेशन लिखते समय जरूरत नहीं है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहे हो, कि आपने किस फार्मूले से डेफिनेशन निकाली, आप वो भी लिखें, कैसे आपने इसको डिफाइन किया लिखें, नहीं, केवल डेफिनेशन आपको देनी है। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर ड्यू टू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, देन the resistance of that conductor becomes 1 ohm. अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, किसके कारण, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के कारण किसी कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर ड्यू टू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स 1 ओम। इस तरीके से आप डेफिनेशन दे सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस होता क्यों है कंडक्टर में? अभी मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन थे चार्ज कैरियर, वो दौड़ ही नहीं पा रहे थे, वो मोशन में आते थे, पॉजिटिव आयंस से कोलाइड कर जाते थे, तो पॉजिटिव आयंस उनके मोशन में क्या कर रहे हैं, हिंड्रेंस दे रहे हैं। इस कारण से क्या है, एक हिंड्रेंस है जिसका मेजरमेंट आप कैसे कर रहे हो, एक रास्ता निकाला V अपॉन I से,
और एक बात ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में जनरली मिली वोल्ट दिया होता है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके आप उसे वोल्ट में जरूर चेंज कर लें। मैं आपको याद दिलाता रहता हूं क्योंकि ऐसी एरर होती हैं। 1 मिली वोल्ट आप रखने से पहले 10⁻³ में, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 मिली ओम 10⁻³ ओम। तो इस तरीके से आप डेटा ध्यान रखिएगा। इस तरीके के डेटा में स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, इसको नहीं करनी है। अब यहां पर बात एक और है कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं पर डिपेंड करता है। तो हेडिंग क्या हुई? फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। इसके लिए आप समझिएगा, फर्स्ट, R proportional to L. The resistance of a conductor. The resistance of a conductor is directly proportional to its length, but its cross section area should be constant. अगर इसकी थिकनेस ना चेंज हो तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। तो यह एक सेंटेंस चाहिए होगा, तो सेंटेंस मैंने आपको बोला है, आप सुन के ध्यान से लिख सकते हैं। इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कांस्टेंट, देन इट्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहां मैं कंडीशन लिख देता हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं ए कह रहा हूं, ए क्या है? कांस्टेंट है। पूरी स्पेलिंग लिख सकते हैं आप, ए क्या है? कांस्टेंट है। सेकंड, आर प्रोपोर्शनल 1/A। यहां पर सेंटेंस आया था, यहां भी सेंटेंस है। इफ the length of the conductor is constant, then its resistance is inversely proportional to the cross section area। शर्त लगा दी, अगर लेंथ आप बार बार ना बदलें, दो पीसेस ना लें, R प्रोपोर्शनल यहां पे क्या करा, L क्या है? कांस्टेंट है, तब आप ये लगा लें। अब मान लिए ए भी बदल रहा है। अब इसमें एक बात समझने की, हाइयर द लेंथ हाइयर द आर रेजिस्टेंस, हाइयर द क्रॉस सेक्शन एरिया लोअर द रेजिस्टेंस। यानी जितनी कंडक्टर की थिकनेस इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस उतना ही डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन लेंथ जितनी इंक्रीज होती जाएगी, रेजिस्टेंस उतना ही इंक्रीज होगा। अब मान लो दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तब आप दोनों को एक साथ लिखिए। implies that R proportional L/A। ये सीधा सीधा बता रहा है कि R L पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और A के इनवर्सली है। यहां पर देखो R इज इक्वल टू लगाया रो, ध्यान से देखिएगा कैसे बनाया है, L/A। रो यहां एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहां पे जो रो लिखा गया है, रो क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी कह दीजिए आप, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो एक कांस्टेंट है एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द
डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। रो कंडक्टर की डायमेंशन यानी कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। रो क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके बारे में अलग से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर हम आर को हीरो मान के चल रहे हैं तो आर के बारे में ही बात करना चाहते हैं। तो हमने ये क्या कहा कि यहां पर जो कांस्टेंट लगाया है वो रो है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये कंडक्टर की डायमेंशन यानी कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये आपके पास आया R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक हो गया। एक फोर्थ फैक्टर या थर्ड फैक्टर एक और लिख रहे हैं, R डिपेंड्स टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये दो तो बहुत डिस्कस होंगे, फार्मूले में नहीं दिखाई दे रहा है। फार्मूले, इस फार्मूले, हम कोई भी फार्मूला यूज करते हैं तो हमें शर्त मालूम होना चाहिए। इस फार्मूले की दो कंडीशंस हैं। एक, अगर आप मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे, यानी ये बात हो रही है सेम मटेरियल के लिए अगर इसे कांस्टेंट रखना है और सेम टेम्परेचर, तब जाकर आप, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, आप अपने पास से मानकर चलिए कि आप जो डिस्कस कर रहे हैं, और रो सेम तभी रह पाएगा जब दो चीजें यहां पर सेम मतलब चेंज ना हो। एक है नेचर ऑफ द मटेरियल, एक टेम्परेचर। इसका सीधा मतलब है एल और ए को आपने चेंज नहीं किया और टेम्परेचर चेंज कर दिया तब भी आर चेंज हो जाएगा। उसका कारण बनेगा इस कांस्टेंट रो का चेंज हो जाना। यहां पर मैंने लिखा है रेजिस्टेंस आर, आर शॉर्ट में लिखा है, आप रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अब थोड़ी सी बात यहां पर और आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर आप मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाने के कारण। तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मेटल, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग इन द रेजिस्टिविटी। फोर्थ, आर डिपेंड्स नेचर ऑफ द मटेरियल। तो मैंने यहां पर आपको 4 फैक्टर्स बचाए। 4 फैक्टर्स में ये फार्मूला, ये 2 फैक्टर कंडीशन में नहीं बदलना चाहिए, तब आप यूज करते हो। भले ही फार्मूले में नहीं आ रहा है, लेकिन इनका अपना रोल है इसे कांस्टेंट रखने के लिए। तो ये थर्ड और फोर्थ। अब क्वेश्चन है कि राइट द 4 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। 1 इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, किस हिसाब से ये। सेकंड इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, इस कंडीशन के हिसाब से। थर्ड इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड फोर्थ इज नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। So these are the 4 factors on which resistance depends. तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ने ओम्स लॉ का डिस्कस नहीं किया। बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट और रेजिस्टेंस को समझ लें तो उस लॉ को समझना भी आसान होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस को पहले मोड में लिया और उसके बाद ओम्स लॉ को लाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मैं समझता हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे, तो भाई आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा। सो गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलती हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप ऐसे ही पढ़ते जाइए, लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा रिवीजन जिसमें आप जो लर्न कर रहे हो वो वीकली बेसिस पर इतना अच्छा रिवीजन होना चाहिए कि आपको ये सब चीज़ें याद रहें। थैंक यू।